Hello everyone, this is Kamalkant welcoming you all at iStudy online platform. So students, आप लोग देखिए यहाँ पे जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो हमारे पास चल रही थी कि आपके पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके पोस्टुलेट्स क्या होंगे और वेव फंक्शंस को आप कितने तरीकों से डिवाइड करोगे। तो वो पोस्टुलेट्स हमने एक्चुअली पढ़े क्यों थे, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर श्रोडिंगर वेव समीकरण की, और श्रोडिंगर वेव समीकरण के अंदर या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने ये बात की थी कि आपके पास एक इक्वेशन तैयार की है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि मुझे अगर किसी भी तरह के पार्टिकल के नेचर के बारे में पता करना हो तो उस पार्टिकल के नेचर के बारे में पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई कर दूंगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि आपके पास पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, मतलब आपने उस इक्वेशन को अप्लाई तो कर दिया, अब आप उस इक्वेशन को यूज़ कैसे करोगे, उसके क्या क्या यूजेस हैं, उससे क्या क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने क्या करनी थी उसके अंदर बात करनी है। क्लियर? तो आपके पास जो ये टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, दे ऑल आर अबाउट द they all are about the solution of Schrödinger wave equation। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहेगा आपके पास, that is the application of Schrödinger wave equation, the application of Schrödinger वेव इक्वेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर देखा जाए तो हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या पढ़ना है कि आप कैसे इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करके उसके लिए एनर्जी की वैल्यू और उसके लिए वेव फंक्शन की वैल्यू को जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। वेव फंक्शन आपके पास वो चीज़ होगी जिसके ऊपर आप किसी भी तरह का ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर लगाओगे और आपके पास उस चीज़ की वैल्यू जो है वो उस पार्टिकल के लिए फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपके पास जो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसके अंदर जो आपके पास आर्टिकल चलेगा वो क्या है, दैट इज पार्टिकल इन one dimensional box, that is the particle in one dimensional box। अब देखिए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर आपके पास क्या चीज रहेगी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला कि आपके पास एक बॉक्स है विच इज वन डायमेंशनल बॉक्स। अब वन डायमेंशनल बॉक्स होने का मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसके अंदर एक ही एक्सिस प्रेजेंट है। अगर एक ही एक्सिस प्रेजेंट है तो मैंने उसे क्या मान लिया, एक्स एक्सिस। मान लीजिए आपके पास जो ये बॉक्स या वन डायमेंशनल बॉक्स है इसकी जो एक्स एक्सिस है ये एक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है और ये एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर जाकर के खत्म हो रही है। तो मैंने इस बॉक्स की लेंथ जो है वो क्या मान ली, ए। क्लियर? इसके अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, एक पार्टिकल। There is a one particle present inside this box। तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, इस चीज के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह के पार्टिकल के लिए जो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू a के अंदर क्या है, कंबाइंड है। और आपके पास ऐसे पार्टिकल के लिए हमें क्या करनी है, वेव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ऐसी चीज के लिए पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को डिफाइन किया कि आपके पास ऐसे पार्टिकल जो वन डायमेंशन बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके पास ऐसे पार्टिकल जो हैं जब कभी भी बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इनकी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। मतलब अगर आपके पास x की वैल्यू जो है वो 0 से a के बीच में है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। और अगर आपके पास ये पार्टिकल जो है आपका जो वन डायमेंशन बॉक्स में प्रेजेंट है अगर वो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशंस या आउटसाइड द बॉक्स प्रेजेंट है तो इसके लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। दैट इज हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर आपके पास ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और 0 से प्लस इन्फिनिटी तक है तो उस केस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो क्या रहेगी, इनफाइनाइट।
क्लियर। तो हमारे पास एक बॉक्स दे दिया गया, बॉक्स की लेंथ क्या है, वन डायमेंशनल है, तो मैंने लेंथ क्या मान ली ए। उसके अंदर मैंने क्या बोल दिया कि अगर आपके पास पार्टिकल इस बॉक्स में प्रेजेंट रहेगा तो आपके पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, 0। अगर ये पार्टिकल बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशंस या बॉक्स के बाहर निकल गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, इन्फिनिटी। क्लियर। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, नाउ कंसीडर द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। दैट इज क्या है आपके पास वन डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसे आपको क्या करना है, वन डायमेंशनल पार्टिकल के लिए सॉल्व। तो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, वेयर साई इज द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल, वेयर साई इज द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। क्लियर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, आपके पास ये कंसीडर कर लिया कि जो पार्टिकल है वो आउटसाइड द बॉक्स प्रेजेंट है। क्लियर। और साथ में दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो V है दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब इस पॉइंट में हमने क्या किया, दो केसेस बना लिए। पहला केस हमने क्या बनाया, दैट इज पार्टिकल इज आउटसाइड द बॉक्स, कि जो आपके पास ये पार्टिकल है दिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉक्स। अगर ये पार्टिकल आपके पास आउटसाइड द बॉक्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब V की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। क्लियर। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही ये चीज मानी है कि आपके पास अगर पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स है तो उसके लिए वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। अगर पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स है तो वैल्यू क्या है आपके पास, 0। क्लियर। अगर आपके पास पार्टिकल इज आउटसाइड द बॉक्स तो इसका मतलब V इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम क्या बोलेंगे, देन द इक्वेशन नंबर 1, देन द इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम, क्या बन जाएगा, d2 साई अपॉन dx2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस इन्फिनिटी साई इक्वल टू क्या बन गया, 0। क्लियर। क्योंकि आपने v की वैल्यू को जैसे ही यहाँ पे इन्फिनिट पुट किया तो आपके पास क्या बन गई, ये चीज। क्लियर। अब इसी चीज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इस पूरी टर्म को ले जाओ दूसरी तरफ, तो क्या बन जाएगा, d2 साई अपॉन dx2 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस इन्फिनिटी साई। क्लियर। इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ, d2 साई अपॉन dx2 इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर इन्फिनिटी माइनस ई साई। क्लियर। तो ये चीज बन जाएगी आपके पास। अब हमने क्या बोला कि आपके पास देखो इन्फिनिटी में से अगर कुछ माइनस करोगे तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल ही रहेगा लगभग, क्योंकि इन्फिनिटी ऑलरेडी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अगर इन्फिनिटी बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो इसमें से कुछ भी माइनस कर दो उसको खास फर्क नहीं पड़ेगा, और इन्फिनिटी को फिर किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई कर दो तो भी उसे खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ये चीज़ क्या बन गई, दैट विल बी d2 साई अपॉन dx2 will be equal to e into इन्फिनिटी इंटू साई।
इस इन्फिनिटी को ले जाओ दूसरी तरफ, तो क्या बन जाएगा, साई इज इक्वल टू 1/∞ इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ साई। अगर 1/∞ है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब अगर आपके पास पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स है, मतलब अगर आपके पास पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब पार्टिकल के बॉक्स के अंदर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। तो मैंने पहले केस में क्या बोला कि अगर आपके पास v इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो इसे सॉल्व करने पर आपके पास साइज इक्वल टू क्या आ गया, 0। और साइज इक्वल टू 0 आने का मतलब आपके पास क्या है, सिंपल सी बात कि अगर साइज 0 है तो पार्टिकल इस बॉक्स में प्रेजेंट नहीं होगा। तो v इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर पार्टिकल जो है वो बॉक्स में प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर। अब हम लोग सेकेंड केस करते हैं, दैट इज केस 2, दैट इज पार्टिकल is inside the box। पार्टिकल इज इनसाइड द बॉक्स के लिए आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज v इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन द इक्वेशन 1 विल बिकम, क्या बन जाएगी इक्वेशन 1, दैट इज d2 psi अपॉन dx2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस 0 psi इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, d2 psi अपॉन dx2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर इंटू साइज इक्वल टू क्या बन गया, 0। क्लियर। अब इस केस के अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एस स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को बार बार आपको लिखना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टीडीएस। क्लियर। तो मैंने सिंपल सा काम क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे पुटिंग करके एक शॉर्ट फॉर्म दे दूंगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास क्या बन जाएगा, पुट 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। क्लियर। तो आपके पास क्या होगा, देन इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम, देन इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी आपके पास, दैट विल बी d2 psi अपॉन dx2 प्लस के स्क्वायर साइज इक्वल टू 0। क्लियर। तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई विच इज द इक्वेशन नंबर 3। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब आपको क्या करना है, सॉल्व। क्लियर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो ये इक्वेशन नंबर 3 है, द इक्वेशन नंबर 3 टेक्स द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन जैसी दिखाई दे रही है ये आपको, ऐसी इक्वेशन आपने और कहां पढ़ी हुई है, टेक्स द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपके पास जो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होते हैं उनकी आपके पास इक्वेशन क्या आती है, ये वाली d2 psi अपॉन dx2 प्लस के स्क्वायर साइज इक्वल टू 0। देन the general solution of this equation is given by, then the general solution of this equation is given by psi is equal to a sin kx प्लस b cos kx। क्लियर। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, a sin kx प्लस b cos kx। हमने यहाँ पे क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट इसके रिजल्ट को लिख लिया। क्यों, क्योंकि हमें क्या लगा कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3 किसकी फॉर्म ले रही है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। दिस इक्वेशन विल टेक द फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।
और अगर ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फॉर्म ले रही है तो हमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिजल्ट्स के बारे में पहले से पता है, तो हमने उसका डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन जो है वो लिख लिया। क्लियर? और जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या बना, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमें इस ए और बी की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट। तो आप लोग क्या करोगे, इसके लिए बाउंड्री कंडीशंस को यूज करोगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी we have to use बाउंड्री कंडीशंस। अब बाउंड्री कंडीशन देखो आपके पास क्या है, वही कंडीशन जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपके पास अगर पार्टिकल आउटसाइड या बिल्कुल किनारों पर प्रेजेंट होगा तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। क्लियर? तो हम लोग देखिए यहाँ पे वही लिखते हैं कि हमने अभी क्या लिखा था कि जो v है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, अगर x की वैल्यू क्या है 0 से लेके a के बीच में, और इट विल बी इनफाइनाइट अगर आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। क्लियर? तो हम लोग सिंपल सी बात क्या करेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हम कंडीशन क्या लगाएंगे, बाउंड्री की। और बाउंड्री की कंडीशन क्या है, एट x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 है तो v की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। और हमने केस 1 के अंदर पढ़ा था कि अगर v की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इसका मतलब साई की वैल्यू क्या है, 0। तो आपके पास कंडीशन क्या बन गई, एट x इज इक्वल टू 0 साई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? एट x इज इक्वल टू 0 साई की वैल्यू 0 क्यों होगी, पहली बात तो ये देखो कि आपके पास x इज इक्वल टू 0 पे साई की वैल्यू 0 क्यों होती है, और x इज इक्वल टू a के ऊपर भी साई की वैल्यू 0 क्यों होगी। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपके पास कि x इज इक्वल टू 0 पे हमने मानना है v की वैल्यू को इनफाइनाइट, और v की वैल्यू को जब इनफाइनाइट बोला था तो साई की वैल्यू क्या थी, 0। तो x 0 पे साई क्या हो गया, 0। इसी तरह से जब हमने x इज इक्वल टू a के लिए बात की तब भी v की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, और तब भी अगर v की वैल्यू इनफाइनाइट है तो साई की वैल्यू क्या है, 0। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए v इन्फिनिटी के लिए साई 0, x इज इक्वल टू a के लिए v इन्फिनिटी, और v इन्फिनिटी के लिए साई क्या है, अगेन 0। क्लियर? तो सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या की, ये अप्लाई की। अगर आप इस कंडीशन को अप्लाई x इज इक्वल टू 0 साई इज इक्वल टू 0, अप्लाई एट x इज इक्वल टू 0 साई इज इक्वल टू 0 एट इक्वेशन नंबर 4, वी गेट क्या बन जाएगा आपके पास, दैट विल बी 0 इज इक्वल टू a साइन 0 प्लस b cos 0। अब साइन 0 का वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां से आपके पास क्या निकल के आ गया, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 4 विल बिकम, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 जो वो क्या बन जाएगी, अगर आपके पास b की वैल्यू 0 हो गई तो इसमें b की वैल्यू को पुट कर दें, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी, दैट इज साई इज इक्वल टू सिर्फ a साइन के एक्स, एंड दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 5। तो साई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, a साइन के एक्स के बराबर। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, दूसरी कंडीशन को इस इक्वेशन पर लगा देंगे। अब दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, एंड दैट कंडीशन इज जब x की वैल्यू a होगी तब भी साई क्या होगा, 0 होगा। जब x की वैल्यू a होगी तब साई जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए इस कंडीशन को हम लोग कैसे लगाएंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, अप्लाई एट
x इज इक्वल टू a, अगेन साई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? तो हमने जैसे इक्वेशन नंबर 5 में चीज पुट की तो क्या बन जाएगा 0 a साइन के a। क्लियर? अब देखो यहां पर आप यहां पर आपके पास क्या बना, a साइन के इज इक्वल टू 0, मतलब a और साइन के इन दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। अब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब या तो इधर a इज इक्वल टू 0 और साइन के a इक्वल टू 0। या तो आपके पास a की वैल्यू 0 हो या आपके पास साइन के a की वैल्यू क्या हो, 0 हो। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज 0 हो जाती है तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब देखो a इज इक्वल टू तो 0 हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब a इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता, आपके पास देखो b पहले 0 आ गया, a को भी आपने 0 कर दिया तो साई की पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पार्टिकल जो है वो अंदर है ही नहीं बॉक्स के, जबकि हम बोल रहे हैं कि अंदर तो है, उसके लिए फंक्शन निकालो बस, कि हमें ये पता है कि पार्टिकल तो अंदर है, ऐसा नहीं है कि पार्टिकल अंदर नहीं है। तो अगर आपके पास देखो a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तो साई भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर a 0 नहीं है तो साइन के a को क्या होना पड़ेगा, ऑब्वियसली 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये चीज करेक्ट है। अब ये अगर चीज आप लिखो तो साइन के किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन n पाई, क्योंकि n पाई हमेशा क्या होता है आपके पास 0 होता है साइन का। तो दोनों वेयर n की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, इट कैन बी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। क्लियर? अगर आप लोग इन दोनों को कंपेयर करो तो k की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो गई, n पाई की इक्वल। तो आपके पास k की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, n पाई अपॉन a के इक्वल। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या है, देखो सिंपल सी चीज कि जो ये आपने k निकाला है, इस k की वैल्यू को और इस k की वैल्यू को आपस में क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे मान लो इक्वेशन नंबर स्टार, हम इसे बीच में नंबरिंग देना भूल गए तो इसे मान लिया मैंने स्टार इक्वेशन। ओके? तो आप क्या बोलोगे, और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन 6। तो देखिए आपके पास ये क्या चीज बन जाएगी, from equation star and equation 6 we get क्या है आपके पास, k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर। तो k की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, क्या बन जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे देखो पाई स्क्वायर के साथ पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट। ओके? तो आपके पास e की वैल्यू देखो क्या बच गई, सिर्फ और सिर्फ, देन e कम्स आउट टू बी ये n स्क्वायर h स्क्वायर हो गया ऊपर, यहाँ पर 8m a स्क्वायर। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ e फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसकी टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि जब आपके पास कोई भी एक पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में प्रेजेंट होगा तब इसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर? और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था कि n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 होगी, मतलब 0 नहीं हो सकती। हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू को 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ देखो सिंपल सी पॉइंट में। यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू को 0 इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अगर आप इसके अंदर n की वैल्यू को 0 पुट कर दोगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और एनर्जी की वैल्यू 0 होने का मतलब देखो क्या है, आपके पास सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के इक्वल।
अब इनसाइड द बॉक्स के लिए हमने पोटेंशियल पहले से 0 ले रखी है। अगर टोटल एनर्जी भी 0 हो गई तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इसका मतलब आपके पास जो पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स में प्रेजेंट है वो मूव नहीं कर रहा है, वो एक जगह पर टिक कर बैठा है। तो इसका मतलब अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो आप उसके बारे में स्टडी नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या बोला कि ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पार्टिकल जो वन डायमेंशन बॉक्स में पड़े उसकी एनर्जी क्या हो, 0 हो। और अगर उसकी एनर्जी 0 हो गई तो वो आपके पास स्टडी के लायक नहीं बचेगा। तो n की वैल्यू 0 नहीं, E की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए आपको n की वैल्यू को 0 नहीं करना है। क्लियर? तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 7 विच इज कॉल्ड एज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल। क्लियर? अब यहां से देखिए आपके पास क्या चीज बन गई। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से बात करते हैं हमारे फंक्शन के लिए कि वेव फंक्शन की वैल्यू आपके पास कैसे फाइंड आउट होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द इक्वेशन नंबर 7 gives us the value of energy for a particle present inside the box। क्लियर? अब हम लोग आते हैं वापिस से हमारे साई के ऊपर फोकस करते हैं। एंड ऑन पुटिंग इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करने पर देखिए क्या बनेगा। इक्वेशन नंबर 6 में क्या है, k की वैल्यू, तो यहां पे k की वैल्यू को पुट कर दें तो क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल गिव साई इज इक्वल टू a साइन n पाई x अपॉन a। दिस इज द वैल्यू ऑफ साई और इसे नंबरिंग हमने दे दी नंबर 8। क्लियर? अब देखो हमने साई की वैल्यू तो निकाल ली, बट अगेन आपके पास यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, क्योंकि अगेन अगर n को 0 किया तो साइन 0 और साई 0, बट साई 0 हो नहीं सकता। क्लियर? अब यहां देखिए आपने इक्वेशन नंबर 8 के अंदर साई की वैल्यू कैलकुलेट तो कर ली, बट जब आपने कैलकुलेट की तो a अभी भी एक कांस्टेंट रह गया जिसकी वैल्यू हमें अभी भी नहीं पता। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a apply नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या थी आपके पास, जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, दैट वन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे आपके पास वन डायमेंशनल है तो डी टाउ की जगह क्या आ जाएगा, डी एक्स। क्लियर? अब साई की वैल्यू हमें पता है और आपका जो सिस्टम है वो कितना है, सिर्फ 0 से लेके a। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को क्या करेंगे, 3 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। पहले माइनस इन्फिनिटी से 0 साई स्टार साई डी एक्स, प्लस फिर क्या करेंगे 0 से लेके a साई स्टार साई डी एक्स, फिर क्या करेंगे a से लेके इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब देखो माइनस इन्फिनिटी टू 0 का मतलब क्या, आउटसाइड द बॉक्स, और आउटसाइड द बॉक्स के लिए साई की वैल्यू क्या थी, 0, तो ये 0 बन गया। अब 0 टू a का मतलब क्या है, इनसाइड द बॉक्स, और इसके लिए साई की वैल्यू कितनी है, a साइन n पाई x अपॉन a। अब देखो इसमें कहीं पर आयोटा नहीं है तो साई स्टार और साई दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये क्या बन गया, साई स्क्वायर डी एक्स,
और अगेन a टू इन्फिनिटी आपके पास क्या बन गया, आउटसाइड द बॉक्स, और आउटसाइड द बॉक्स के लिए अगेन वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपके पास ये चीज किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। तो ओवरऑल चीज अगर देखा जाए तो आपके पास क्या बन गई यहां पर, तो देखिए आपके पास क्या बन गया, दैट वन विल बी 0 टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a dx इज इक्वल टू 1। बीइंग अ कांस्टेंट a स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा बाहर, क्लियर। तो आपके पास क्या बन गया, 0 टू a साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, क्लियर। अब सिंपल सा केस देखिए, आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व, बट इस इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू को यूज़ करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको आर्टिकल को लंबा नहीं करना है, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आपके पास देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी a/2, क्लियर। तो आपके पास a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी 2/a। तो a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, √2/a, क्लियर। तो आपके पास जो ये a की वैल्यू आई है, इस a की वैल्यू को क्या करो, इक्वेशन नंबर 8 के अंदर पुट कर दो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पुट a फ्रॉम इक्वेशन 9 in equation 8 we get psi की वैल्यू क्या बनेगी, √2/a sin n पाई x अपॉन a। तो आपके पास जो psi है वो क्या बन गया, √2/a psi n पाई x अपॉन a, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 10, क्लियर। तो आपके पास जो है इक्वेशन नंबर 7 क्या है, दिस इज द एनर्जी, एंड इक्वेशन नंबर 10 क्या देगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द इक्वेशन नंबर 10 will give the value of wave function for particle in one dimensional box, क्लियर। तो आपके पास ये दोनों चीजें किसे रिप्रेजेंट कर रही है, द इक्वेशन नंबर 7 विल गिव द वैल्यू ऑफ एनर्जी, एंड इक्वेशन नंबर 10 विल गिव द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन, क्लियर। ओके चीज। अब हम लोगों को क्या करना है, बस एक सिंपल सा काम, इस एनर्जी वाली जो एक्सिस है, फॉर्मूला है, इसके अंदर अलग अलग n की वैल्यूज को पुट करके आपको इसके लिए एक एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार करना है, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए एक एनर्जी लेवल डायग्राम को तैयार कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यूज को पुट किया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, इसे मैंने क्या नाम दे दिया, E1। तो आपके पास क्या बन जाएगा, n की वैल्यू को 1 पुट किया तो h²/8ma², क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या बन गया, E2। अगर 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4h²/8ma²। तो ये क्या बन गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई h²/8ma²। तो ये चीज़ क्या बन गई, 4E1, 4 टाइम्स ऑफ E1, क्लियर। इसी तरह फॉर n इज इक्वल टू 3, आपके पास क्या आ जाएगा, E3 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9h²/8ma², दैट इज 9 इंटू h²/8
8ma², दैट विल बी 9 इंटू E1। क्लियर। इसी तरह अगर मैं 4 वैल्यूज तक ले लेता हूँ, फॉर n इज इक्वल टू 4, आपके पास E4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 16h² ओवर 8ma², और ये क्या बन जाएगा 16 इंटू h² ओवर 8ma², दैट विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ E1। क्लियर। तो सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है, अब यहाँ पे हर दो कॉन्टिन्यूस लेवल जो हैं, दो आपके पास सक्सेसिव लेवल जो हैं, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि ड्रॉ करते वक्त हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इनमें एनर्जी बढ़ रही है या एनर्जी का डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है। तो सबसे पहला हमने डिफरेंस इसके अंदर निकाला, डेल्टा E1 दैट इज E2 माइनस E1। अब E2 किसके इक्वल है, 4E1 के माइनस E1, कितना बनेगा आपके पास 3E1। तो इसका मतलब डेल्टा E1 जो है, जो गैप है वो कितना है 3E1 है आपके पास। इसी तरह सेकंड गैप आपने निकालना है डेल्टा E2 के बीच में। अब डेल्टा E2 क्या होगा, E3 लेवल माइनस E2 लेवल, इन दोनों के बीच में क्या करो, गैप निकालो। अगर E3 को देखा जाए तो आपके पास क्या है 9E1, और अगर E2 को देखा जाए तो आपके पास क्या है 4E1। तो आपके पास कितना गैप आ गया इनके बीच में, डेल्टा E2 विल बी द 5E1। क्लियर। ये क्या हो गया E1 का 5 गुना। इसी तरह थर्ड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा E3 क्या हो जाएगा, दैट इज E4 माइनस E3। E4 माइनस E3 आपके पास क्या है, E4 16E1, और E3 आपके पास क्या है 9E1। तो ये किसके इक्वल बन जाएगा आपके पास 7E1 के बराबर। तो डेल्टा E3 बराबर किसके आ गया 7E1। क्लियर। तो इसका मतलब पहले और दूसरे लेवल के बीच में एनर्जी का गैप 3:1 है, दूसरे और तीसरे में 5E1 है, तीसरे और चौथे के अंदर 7E1 है। तो इसका मतलब एनर्जी का गैप जो है वो कॉन्टिन्यूसली आपके पास बढ़ता जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब एनर्जी लेवल डायग्राम्स को लिखेंगे। ओके। तो देखिए आपके पास कैसे बनेगा एनर्जी लेवल डायग्राम। सबसे पहले हमने बनाया E1, जिसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी है h² ओवर 8ma²। ये कब आया, जब आपने n की वैल्यू क्या पुट की 1। उसके बाद दूसरे नंबर पे दैट इज E2। E2 किसके इक्वल है आपके पास 4 टाइम्स ऑफ E1, दैट इज 4h² ओवर 8ma²। ये कब आया, जब n की वैल्यू 2 होगी। इसी तरह अब थोड़ा सा एनर्जी का गैप जो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर थोड़ा सा एनर्जी का गैप हमने बढ़ा दिया, क्लियर, तो आपके पास क्या बन जाएगा E3, दैट विल बी 9E1, दिस इज 9h² ओवर 8ma²। दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 3। सबसे ज़्यादा एनर्जी का गैप किस में हो जाएगा 3 और 4 के बीच में। दिस इज E4, दैट इज 16E1, दिस इज 16h² ओवर 8ma²। क्लियर। तो ये बनेगी आपके पास वैल्यूज। अगर यहाँ पे देखिए तो आपके पास क्या बना, दिस इज डेल्टा E1। डेल्टा E1 किसके इक्वल है अपने पास 3E1 के इक्वल, और ये किसके इक्वल बन गया 3h² ओवर 8ma² के इक्वल। इसी तरह अगर इन दोनों के बीच में बात करें तो ये क्या है डेल्टा E2। डेल्टा E2 की वैल्यू कितनी आई थी 5E1, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 5h² ओवर 8ma²। अगर तीसरे और चौथे लेवल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस निकालने तो कितना बनेगा डेल्टा E3 विच इज 7E1। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 7h² ओवर 8ma²। क्लियर। तो आपके पास ये वैल्यूज बन गई। दिस इज कॉल्ड एज द एनर्जी लेवल डायग्राम।
और इसके अंदर लास्ट में आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, विच द डेफिनेशन इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी एंड द ग्राउंड स्टेट। अब देखो जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होता है, अब इसके अंदर देखो नेक्स्ट जो आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, दैट इज फॉर जीरो पॉइंट एनर्जी। तो वो क्या है, जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी, द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, लोएस्ट पॉसिबल energy state is known as zero point energy। आपके पास क्या चीज है कि वो वैल्यू एनर्जी की जो किसकी हो, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट की वैल्यू, उस वैल्यू को क्या बोला जाता है आपके पास, जीरो पॉइंट एनर्जी बोला जाता है। क्लियर, दैट इज the value of lowest possible, the value of energy for the lowest possible energy state is known as zero point energy। और इसी तरह से अगर ग्राउंड स्टेट को डिफाइन किया जाए तो ग्राउंड स्टेट को क्या बोला जाएगा, द स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, द स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी is known as ground state। The state of lowest energy is known as ground state। Clear? ओके चीज, तो आपके पास ओवरऑल जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पास काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेव फंक्शन एंड एनर्जी फॉर द पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द वन डायमेंशनल बॉक्स। क्लियर, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा पढ़िए और इसके अंदर अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी आर्टिकल है, बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।